इंदौर के तिलकनगर थाने के हुए वीडियो वायरल मामले की जांच सीएसपी निहित उपाध्याय द्वारा की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों के बयान हुए हैं। सीएसपी के अनुसार मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार तिलकनगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 लड़कों द्वारा जिनको लाया गया था उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 आरक्षकों ने पैसों की मांग की थी। विगत दिनों अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 लड़कों द्वारा थाना तिलकनगर में जिनको लाया गया था उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ 2 आरक्षकों ने उनसे पैसे की मांग करी और पैसे और केस भी कायम ना कर उनको छोड़ दिया गया, ऐसे भी आरोप बाद में लगे। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच मेरे द्वारा इसमें प्रारंभ की गई। अभी इसमें सबके कथन हो गए हैं। अभी फ़िलहाल तो ये बात निकल के आई है कि उनको संदिग्धों को शक में लेके आए थे, वो मारपीट भी कर रहे थे, जिसके चलते उनको लेके आए थे। फिर बाद में ये फैक्ट्स कुछ मिले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उनका चेन लूट की भी कुछ वारदातों में संलिप्तता पाने की शंका थी थाना वालों को, जिसके चलते उससे पूछताछ की जा रही थी। फिर जांच में मुझे कुछ और तथ्य भी मिले हैं, जिसके चलते वीडियो रिगार्डिंग जो वीडियो जिसने बनाया है वो एक नगर सैनिक है और जिसने बना के वीडियो अभी तक फ़िलहाल जो प्रथम दृष्टया अभी तक समझ में आ रहा है, ऑल्दो जांच अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, पर अभी तक हमको ये समझ में आया कि एक नगर सैनिक जो रात को वहाँ पर संतरी ड्यूटी पे था उसने ये वीडियो बनाकर इसको वायरल किया है। तो जांच अभी अंतिम दौर में है। जो भी इसका निष्कर्ष रहेगा वो आपके समक्ष तो जल्दी लाया जाएगा। बेशक उसमें बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि अगर जिस किसी की भी लापरवाही या जिस किसी का भी उसमें अगर मालिशियस इंटेंशन इसमें निकल के आता है उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बार फिर भूमाफियाओं को चेतावनी दी है। जिला प्रशासन के द्वारा एंटी माफिया अभियान में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके चलते जल्द ही भूमाफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। खासतौर पर मिलावटखोरों को लेकर कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मिलावटखोरी कहीं भी पाई गई तो उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जिनकी छवि बहुत खराब है, तो ये हमेशा ये लोग पैसा लेके सदस्यों से इन लोगों ने चीटिंग करके की है। तो अन्य जो लोग पहले भी हम लोगों ने FIR कराई थी, ऐसी जो रियल एस्टेट में गलत व्यापार करने वाले लोग हैं, उसी तरह के ये लोग भी हैं जो पैसा ले लेते हैं और वो जो न्याय होता है लोगों को नहीं मिल पाता है उसमें। एंटी माफिया अभियान में आगे किस तरह का रहेगा? एंटी माफिया अभियान में कल बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और फिर से हम लोग भूमाफिया कार्रवाई करेंगे। जितने भी ऐसे प्राइवेट भी कॉलोनीज़ के अगर लोग हैं जिनके साथ कॉलोनाइजर, जैसे ये प्रिंसेस स्टेट वाला केस है, तो इसमें हम लोग सभी कॉलोनाइजर्स को जो मिनिमम समय होगा हम लोग जरूर देंगे वो, पर ये अपेक्षा रखेंगे कि उस समय में मिनिमम समय में न्याय हो जाए लोगों के साथ में। नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ FIR भी होगी और उनके जो प्रॉपर्टीज़ की जांच भी हम लोग करेंगे, जो भी कॉलोनाइजर डेवलपर्स होंगे वो। तो एक ये है। दूसरा, हम लोगों का कोऑपरेटिव जो गृह निर्माण समिति का नियंत्रण चल रहा है, हम लोग अब राजगृही में मेन फोकस कर रहे हैं। बाकी जगह भी निरंतर कार्रवाई चली रही है। न्यायनगर महालक्ष्मी में ग्रेजुअली आगे के सेक्टर्स टेकअप करे जा रहे हैं। अब वहाँ उसके साथ साथ त्रिशला, मेघना, पार्श्वनाथ और करतार गृह निर्माण समिति, पार्श्वनाथ और करतार गृह निर्माण समिति के संबंध में IDA भी मत चाह रहा है कोऑपरेटिव का, प्रशासन का, कि चूँकि वो प्लान छोड़ी गई है IDA की स्कीम से, तो ये सोसाइटीज़ गृह निर्माण समितियों का जब तक क्लियरेंस कोऑपरेटिव प्रशासन से नहीं मिलेगा वो उसको NOC नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसकी जाँच चल रही है और त्रिशला, मेघना की भी जाँच चल रही है, क्योंकि कई IDA में प्लॉट्स फंसे पड़े हैं। इसी कारण से जो एक्चुअल मेंबर्स हैं उनकी सहमति है कि जिस वजह से अटका हुआ है उनकी सहमति है कि वो सुलझे केस और करें, पर जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जो गलत तरीके के, वो लोग उसको होने नहीं दे रहे हैं। ऐसी न्यायनगर और श्री महालक्ष्मी की के पैसे से कुछ ज़मीनें जो हैं वो त्रिशला ने खरीद ली थी खजराना क्षेत्र में, उसकी जांच भी चल रही है। अगर उसमें भी कोई ऐसी इलीगलिटी पाई जाएगी तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। तो माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। माइनिंग में कार्रवाई करेंगे। मिलावटखोरों को फिर से मैं सतर्क कर रहा हूँ, अब हम लोग रासुका शुरू करेंगे। अगर मिलावटखोरी कहीं पाई गई तो रासुका भी लगेगी उन पर। ऐसी राशन भी दुकान वाले जो संचालक हैं वो भी लोगों के साथ न्याय करें, क्योंकि सबसे गरीब तबका जाता है राशन की दुकानों पर। उसमें कहीं भी शिकायत मिली और शिकायत सही पाई गई, जांच जरूर कराएंगे हम लोग ताकि अन्याय किसी के साथ नहीं हो। अगर शिकायत सही पाई गई तो वहाँ भी सख्त कार्रवाई होगी।
तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। एक्साइज में जो बार संचालक हैं, जो शराब के ठेकेदार हैं, जो इलीगल ढाबों में बेचने वाले लोग हैं, इन पे भी, प्लस जो हमारे सरकारी तंत्र के भी लोग हैं, किसी विभाग के भी हों, कोई संरक्षण अगर देते पाया गया इन शराब माफियाओं को, माइनिंग माफियाओं को या किसी प्रकार के माफियाओं को, तो उन पे भी सरकारी तंत्र पे भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी पाया गया अगर इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, सारे तरह के माफियाओं पे हम लोग फिर से सक्रियता से उसको कार्रवाई करेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शासकीय विभागों में होने वाली जनसुनवाई को स्थगित कर दिया था। हालांकि कोरोना संक्रमण में नियंत्रण होने के बाद एक बार फिर जनसुनवाई की शुरुआत की गई है। इसी के चलते मंगलवार से डीआईजी कार्यालय में जनसुनवाई शुरू की गई। पहली जनसुनवाई होने से लोगों की संख्या में जरूर थोड़ी कमी देखने को मिली। जनसुनवाई की व्यवस्था को देखने के लिए इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया भी कंट्रोल रूम पहुंचे और आवेदकों से चर्चा की। देखिए, पुलिस की जन सुनवाई तो कभी बंद हुई ही नहीं, क्योंकि 365 दिन 24 घंटा पुलिस उपलब्ध है और सतत रूप से यहाँ शिकायतों की सुनवाई होकर उनका निराकरण भी किया जाता रहा है। ये औपचारिक रूप से अभी इसकी पुनः शुरुआत की गई है जन सुनवाई की। इसमें भी लोगों का यहाँ आना आप देख रहे हैं सतत रूप से जारी है और जो निराकरण वैधानिक तौर पे किए जा सकते हैं उनका त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। इसमें कोविड के जो प्रोटोकॉल है, नॉर्म्स का भी हम प्रयास कर रहे हैं पालन करने का, कि एक रीज़नेबल सोशल डिस्टेंस, उनका फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रहे और मास्क वगैरह वो लगाए रखें। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जितना भी हम रिलीफ दे सकें, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित रूप से करा करके और शिकायतों का निराकरण करें। विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं, जितने भी चाहे धोखाधड़ी से रिलेटेड हो, वायलेंस से रिलेटेड हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सभी प्रकार की शिकायतें आती हैं और नियमानुकूल उनके विरुद्ध कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। आज लंबे समय बाद कोविड सेकेंड वेव के बाद ये जन सुनवाई का आयोजन हुआ है और आज इंदौर ज़िले में 56 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें मूलतः मोटे तौर पर कहा जाए तो पारिवारिक विवाद की शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं, पति पत्नी की या सास बहू की या बहू और ससुर की, इस तरह की शिकायतें ज़्यादा थीं और कुछ संपत्ति संबंधी विवाद भी इसमें शिकायत के तौर पर सामने आए हैं। जो पारिवारिक मामले हैं उनको तो जब तक दोनों पक्ष को सुन न लिया जाए तब तक उसमें कोई कार्यवाही तत्काल करना संभव नहीं होता और इसमें कोई भी पक्ष आरोपी है या फरियादी है ये अभी की स्थिति में कहना संभव नहीं है, तो उनको परामर्श के लिए मार्ग किया गया है। और जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उसमें भी दस्तावेजों का परीक्षण आवश्यक होता है, तो उनकी जांच के उपरांत ही उसमें कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो उसके अनुसार जैसा टीआई, सीएसपी और एडिशनल एसपी अलग अलग रैंक के अधिकारियों को मार्ग की जाती है, उसी अनुसार आज किया गया है। इंदौर में शासन के आदेश के चलते सभी विभागों में जनसुनवाई का दौर फिर एक बार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगर निगम की जनसुनवाई में कृष्ण वाटिका के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं निगमायुक्त ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। खुर्द से आए हम, थाना खोड़ेल, जिला इंदौर। हमारा रास्ता बंद है, हमारी मांग एक ही है कि हमारा रास्ता चालू हो जाए, बस यही हम निवेदन करते हैं। किन लोगों ने कब्जा करा है, क्या पूरा मामला है, पूरा डिटेल में थोड़ा वो बोलते हैं हमारी जगह है, हमारी जगह। अब हमने जो पहले प्लाट खरीदा था, जब रास्ता चालू था हमको नहीं मालूम था कि इधर इनकी जगह है, तो उन्हें ऐसा बोल के और उन्हें रास्ता बंद कर दिया है। कौन लोग है वो राजेश, वो क्या नाम है, गोलू ठाकुर। क्या है वहाँ पर ये? वो उधर रहते हैं, गाँव है उनका। हम बाहर के लोगों आए हुए हैं तो बोल रहे तुम बाहर के लोगों आए हुए हो, तुम तो कहाँ से भी निकलो, हम तो रास्ता बंद करेंगे, हमारी जगह है तो हम तो हमारे मकान बनाएंगे। कितने समय पहले आपने खरीदा था वहाँ पर? 25 साल हो गए करीब से करीब। तो 25 साल से आपको परेशानी है? कभी कभी रास्ता बंद कर देते हैं और फिर चालू कर देते हैं, बंद कर देते फिर चालू कर देते। और अभी 4-5 दिन से तो ऐसा मुरम डाल दिया कि थोड़ी सी जगह में निकल रहे हम, पैदल भी नहीं निकल पा रहे हम, दूसरे की जगहों में से पैदल निकल रहे हैं। आज आप यहाँ जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, क्या मांग ले, क्या समझा इसका आपको आश्वासन? अब बस हमने तो यही सोचा कलेक्टर साहब हमारी सुनवाई करेंगे, इसके लिए हम उनसे विनती करने आए हैं कि हमारा रास्ता चालू हो जाए। अपना नाम बता दीजिए। प्रीति अहिरवार। आज आप जन सुनवाई में आए हैं, क्या मामला लेके आए हैं और क्या आश्वासन आपको अभी मिला है? हम लोग प्रिंसेस स्टेट रहवासी संघ के लोग हैं और हमको ये शिकायत है हमारी कि 25 साल हो गए, ना कॉलोनी का विकास हुआ है ना कुछ हुआ है।
हमने मार्च में जब से शिकायतें करना चालू की, वहाँ पे अवैध कब्जे होना और लोगों को डराना धमकाना भी शुरू हो गया। सारे जितने गार्डन थे उनके ऊपर प्लॉट काट के बेच दिए गए। कई लोग हैं हमारे पास जो आए, लगभग अभी तक में 50 लोग आ गए जिनकी रजिस्ट्री नहीं की है। पैसे लेके भी 25 साल से उनको आश्वासन मिल रहा है कि हम रजिस्ट्री कर देंगे, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। क्लब हाउस की और जो एमिनिटीज़ की जगह छोड़ी हुई थी उस पर भी कब्जा करके उसको भी बेचने की तैयारी है। हम साहब कलेक्टर साहब और एडीएम साहब से निवेदन किया हमने कि कम से कम इसको रुकवाया जाए और गार्डन की ज़मीनें मुक्त करा के इनसे हमको दिलाई जाए और नगर निगम या आईडीए से कॉलोनी का विकास कराया जाए। कौन कॉलोनाइजर है? कौन कॉलोनाइजर अरुण डागरिया, महेंद्र जैन और अतुल सुराणा। आपने एक बार सीएम को भी हाँ, हमने सीएम साहब को नक्षत्र में 9 मार्च को निवेदन किया था। उसके संदर्भ में हमको नगर निगम ने एक लेटर दिया है जिसमें लिखा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करना अभी शुरू नहीं हुआ है, पर नए अध्यादेश के अंतर्गत अगर वो कानून बनने के बाद वो आता है तो हम इसके अंदर कुछ करेंगे। तो हमको उसका सर्वे करा के और सब कुछ देना है, नक्शा देना है, जो भी हमको चाहिए कागज़ वो भी हमको कॉलोनाइजर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ना हमको अभी तक उसके सारे खसरे बताए गए, ना ओरिजिनल नक्शा हमको दिया गया है, क्योंकि जिन को रजिस्ट्री के सबको अलग अलग नक्शे दिए गए हैं। 3-4 नक्शे मार्केट में इसके घूम रहे हैं बाज़ार में। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? 1150 प्लॉट हैं, तो 1150 परिवार प्रभावित हैं, 25 साल से पीड़ित हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि उसको अवैध भी घोषित की जा रही है, तो किस तरह ऐसा से फिर आगे की कार्रवाई या गतिविधि रहेगी आपकी? अभी जो अध्यादेश पास किया है 16 तारीख को, उसके अंदर ऐसा है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। उसके अंदर हमको सीएम साहब से और मंत्री जी से आस है कि वो हमको इस कॉलोनी को भी विकसित करने के लिए जो भी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होती है मदद करके हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। अपना नाम? रोहित पटेल। मैं क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मुद्दा लेकर आया साहब, हमारा जहाँ हमारी मोहल्ले में जो लोग सब रहते हैं वहाँ रास्ता, आम रास्ता सरकार, क्षेत्र कहाँ का? उमरिया गांव, उमरिया थाना खुडेल, जिला इंदौर, तहसील भी इंदौर। उसके बाद में उनने रात में डंपर पटक दिया, लोगों को निकलने दे, रास्ता बंद कर दिया। कौन लोग हैं ये? ये गोलू पिता पवन सिंह, क्या है ये वहाँ पर? ये वहाँ पे गुंडागिर्दी करते हैं और अवैध शराब भी बेचते हैं। आपने शिकायत कहीं करी इसकी? शिकायत सब कलेक्टर साहब को दे दी है, एसडीएम साहब को दे दी। अब हम थाने पे जा रहे हैं, फिर अब हम यहाँ एसपी ऑफिस में एसपी साहब को देंगे। क्या मांगे क्या आपको? वो रास्ता बंद कर दिया साहब, निकलने नहीं दे रहे, पूरे लोगों का रास्ता बंद कर दिया, निकलने नहीं दे रहे। कहाँ से निकले? कितने लोग परेशान हो रहे हैं? वहाँ करीब कोई हमसे 30 से 40 लोग, ये कम से कम इतने लोग तो आए, और भी लोग बाकी हैं। इतने परिवार के लोग हम वहाँ रहते हैं। तो आपने कोई थाने वाने में इसकी शिकायत की आप थी पहले? नहीं, आज जा रहे हैं थाने में देने। थाने का कोई नाम लेता तो रात में डराते हैं वो। क्या बोलते हैं? हाँ, कि जान से मार दूंगा अगर आपने कोई को भी अगर शिकायत करी है तो। अब हम ये बहुत मुश्किल से इतने इकट्ठे लोग हो को अब हमने मन बनाया था, अब हम खुडेल थाने ही जा रहे हैं। उसके बाद में एसपी साहब से मिलेंगे हम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भगवान सिंह ठाकुर। अच्छा, अभी क्या आश्वासन यहाँ पर क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला, खाली साइन करवाई उनने बस, हमसे कुछ भी नहीं बोला, नीचे जाओ आप। कोई आश्वासन नहीं मिला अभी हमको। में आप आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं और क्या आश्वासन मिला है आपको? जी, हम हॉस्टल खुलवाने के लिए हम आए थे। कहाँ हॉस्टल है और क्या मतलब किस तरीके की मांग है आपकी? मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ हमारा हॉस्टल है, रामकृष्ण मिशन स्कूल के सामने, और हम हॉस्टल को चालू करवाने के लिए आदरणीय अपर जिलाधीश महोदय सर से मिले, बड़ेकर सर से, और उन्होंने हमें वहाँ के पदाधिकारियों से बात करके कहा कि हम वो 1 सप्ताह के भीतर जो भी जवाब होगा वो हमें बताएंगे। लेकिन इससे पहले भी हमें कई बार प्रशासन से भी आश्वासन दिए गए हैं और संगठन इस हॉस्टल को खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग का बहाना लेकर चल रहा है कि हम ट्रेनिंग वाले बच्चों को रखेंगे, और ना ही वो ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं और ना ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो रह रहे हैं उनको रखने के लिए तैयार है। अभी हाल फिलहाल कितने समय से परेशान हो रहे हैं और कितने लोग हैं जो अभी इससे प्रभावित हो रहे हैं? करीब 30 से 32 स्टूडेंट्स हैं सर, और सभी परेशान हैं क्योंकि सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। आपने क्या मांग चाहिए कि यहाँ पर आप क्या आगे क्या करना चाहेंगे? सर, हमने यही मांग चाहिए कि हम लोगों के लिए हॉस्टल खोला जाए ताकि हम अपनी सुचारू रूप से अपनी तैयारी कर सकें वापस से। अपना नाम बता दीजिए। पंकज कुशवाहा। देखिए, शासन के निर्देशानुसार ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद फिर आज लगभग 5.5 माह बाद जनसुनवाई शुरू हुई है, और आज जनसुनवाई में लोगों की जो अपेक्षाएं थीं कि इस तरह से उनकी शिकायतें थीं उनको लेकर के वो आए हैं। मुख्य रूप से आज की जनसुनवाई में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत
कुछ परिजन आए हैं जिन्होंने शिकायत की कि सब उनके बच्चों ने उनको भगा दिया, उनका मकान खाली करके उनको नहीं दे रहे हैं। एक तो इस तरह की शिकायतें थी, कुछ सोसाइटी गृह निर्माण सरकारी संस्थाओं से संबंधित शिकायतें हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें लोगों के पैसे नहीं देने को लेकर के भी रही हैं और इन पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। साथ में इस बार कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि ऐसे व्यक्ति जो माफिया स्वरूप के हो गए हैं, अनावश्यक रूप से लोगों के मकानों पर कब्जे करके उनके मकान खाली नहीं कर रहे हैं, उनको CRPC की धारा 107-16 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए थे। उसके तहत संबंधित SDM कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से इससे आम जनता को फायदा होगा। नहीं, इस तरह के मामले जो आए संबंधित SDM और तहसीलदार को तत्काल भेजे जा रहे हैं और उनसे ये अपेक्षा भी की जा रही है, उनको निर्देशित भी किया जा रहा है कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता पर लें और उनको रास्ता निकाल करके उनको दें। डॉक्टर्स भी आए थे? हाँ, एक डॉक्टर्स आए थे। यहाँ पे एक मेट्रो हॉस्पिटल है जिनके मालिक ने उनकी सैलरी नहीं दी है पिछले 2 महीने की, तो जो CMHO के प्रतिनिधि डॉक्टर सिसोदिया आए हैं उनको बताया गया कि उनकी सैलरी दिलवाएं और अन्यथा की स्थिति में डॉक्टर जो नर्सिंग होम है उनका लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई करें। रजिस्ट्रार कार्यालय की शिकायत एक सज्जन ने की है। उन्होंने कहा कि जो नोटरी होती है वो 50 रुपये के स्टाम्प पे करने के निर्देश राइटिंग में जिला पंजीयक ने दिए हैं, जबकि 10 रुपये के स्टाम्प पे होते हैं। जिला पंजीयक से पूछा जा रहा है कि किस नियम के तहत उन्होंने किया है। में आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या समस्या है? हम लोग कृष्ण वाटिका कॉलोनी MR5 छोटा बंगड़ा से आए हुए हैं, सभी रहवासी हैं। वहाँ पर हम पिछले 4 वर्षों से निवास कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से हम हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अप्रोच रोड, पानी, ड्रेनेज, बिजली की समस्या, सारी चीज़ों को लेकर हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। काफ़ी CM हेल्पलाइन से लेकर हर चीज़ में हम शिकायत कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने PMO को भी लेटर लिखा, वहाँ से भी आदेश आया। उसके बाद ही नगर निगम से हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। किसी प्रकार से कॉलोनाइज़र के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। कॉलोनाइज़र ने 2014 में अपनी कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर कर दी और जब हम नगर निगम से बोलते हैं कि ये कॉलोनी का काम किया जाए, करवाया जाए, तो वो बोलते हैं कि बिल्डर द्वारा, कॉलोनाइज़र द्वारा करवाया गया है, इसको डेवलप किया गया है तो उनसे कराया जाए। और जब हम कॉलोनाइज़र के पास जाते हैं तो बोलता है कि नगर निगम से करवाया जाए। अब जो कि हम इतने समय से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इसको लेकर हम आज यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आए थे और इसका हमने ज्ञापन भी दिया है, मौखिक रूप से भी सारी चीज़ें बता दी हैं। पर आगे इसका काम होता है कि नहीं, ये इस चीज़ की हमें श्योरिटी नहीं है और कोई हमें विश्वास नहीं है। कॉलोनी की अभी समस्या की बात की जाए तो अभी कॉलोनी में अप्रोच रोड एक भी नहीं है, जिस कारण से कॉलोनी के अंदर अगर कोई भी दुर्घटना होती है, किसी प्रकार से अगर एम्बुलेंस, स्कूल बस, अग्निशामक वाहन, कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमारे पास कोई भी अप्रोच रोड नहीं है। एक रोड है हमारे पास जिस पर वन विभाग कभी भी आकर मिट्टी डाल देता है, बोलता है ये रोड हमारी है, इस रोड का आप रास्ते का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं अभी की डेट में? इसमें अगर देखेंगे आप तो तकरीबन 500 से 600 लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। करीबन इसमें 300 परिवार बस चुके हैं। बाकी के जो प्लॉट हैं वो अभी खाली हैं और उन पर भी निर्माण चल रहा है। आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या एक्शन रहेगा? आगे हम इस चीज़ को लेके बस हम अपने इसमें काफ़ी जन आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको लेके अभी हम आगे बहुत ज़्यादा फिर हम चक्का जाम से लेके जो भी होगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमारी और शिवराज सिंह चौहान जी का अभी जैसे कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि वो कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, अवैध जो भी भू माफिया हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और उससे सारे काम करवाएंगे। तो हमारा शिवराज जी को, हमारे CM महोदय को एक विनम्र निवेदन है कि इसमें भी हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारे सारे काम कराए जाएं, क्योंकि कॉलोनाइज़र का और निगम के बीच में हम लोग नहीं झूलते रह सकते। हम लोग सब प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं। कॉलोनी के सारा का सारा ऋण पे बनी हुई है, लोन पे बनी हुई है। सभी ने मकान लोन पे बनाए हुए हैं। सभी को EMI की व्यवस्था करना है। लाइट अभी की डेट में जो 100 रुपये का बिल आना चाहिए वो बिल हमारा 1500 से 2000 रुपये आ रहा है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है हमारे पास। हम शासन, प्रशासन और कॉलोनाइज़र के बीच में झूल रहे हैं। हम लोग परेशान हो चुके हैं। नरेंद्र सोलंकी कोई कॉलोनाइज़र हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं रितेश यादव। कृष्ण वाटिका कॉलोनी के लोगों ने आज जनसुनवाई में अपना विषय रखा है। उनका पॉइंट था कि उस कॉलोनी में लगभग 700 मकान हैं और रहवासियों को कॉलोनाइज़र ने जो जिन शर्तों पे प्लॉट्स दिए होंगे उनकी पूर्ति नहीं करी है। वहाँ पर मौके पर उनके लिए जो जन सुविधाएँ होती हैं सामान्य वो नहीं हैं। तो हम लोग उस कॉलोनी का परीक्षण करा रहे हैं। कॉलोनी सेल में भी वो प्रस्ताव मैंने भेजा हुआ है। उनका जो एप्लीकेशन आया हुआ था उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉलोनी का प्रकार क्या है, वैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है। यदि अवैध कॉलोनी है तो हम संबंधित कॉलोनाइज़र पे FIR करके आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि वैध कॉलोनी है तो उसकी आगे की कार्रवाई देखेंगे। लेकिन जहाँ पर 700 लोग रह रहे हैं और उनको अप्रोच नहीं है और अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं, उनका हम लोग समाधान करेंगे।
बेंगलोर से इंदौर आकर महिला पर शादी का दबाव बनाने वाले युवक को बाणगंगा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाणगंगा थाना पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता महिला बेंगलोर में काम करती थी। जॉब के दौरान रियाद नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई। महिला 3 साल बेंगलोर रही और उसके बाद इंदौर आ गई। इसके बाद भी युवक महिला से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। सर, एक छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है जिसमें एक आरोपी बेंगलोर से यहाँ पर एक लड़की लेने के लिए आया है। क्या है पूरा मामला? हाँ, थाना बाणगंगा पे एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो फरियादियाँ हैं ये बेंगलोर में पहले जॉब करती थी और जॉब के दौरान वहाँ पे एक व्यक्ति शेरियार करके नाम है उनका, उनसे उसकी दोस्ती हुई और इंजीनियर हैं, साथ में काम करते थे, तो इनकी दोस्ती हुई और वहाँ बातचीत हुई। उसके बाद करीब ये महिला 3 साल बेंगलोर रही और उसके बाद ये पिछले साल वापस इंदौर आ गई थी। तो इस युवक से इसकी बातें चलती रहीं और उसके बाद में चलते चलते उसके बाद में युवक ने इसके ऊपर शादी के लिए बात करने की कोशिश की और जब महिला के द्वारा मना कर दिया गया तो उक्त युवक ने महिला के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो महिला ने थाने बाणगंगा पे रिपोर्ट की थी। फिर उसके बाद जब ये व्यक्ति महिला से मिलने के लिए इंदौर में आया तो महिला ने पहले से ही पूर्व सूचना थाने पे दी और जब ये आके न्यू लाइफ हॉस्पिटल के पास में महिला ने इसको बुलाया और उसके बाद जब ये महिला के ऊपर दबाव बनाने लगा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाने लगा, तब जाके पुलिस ने उसको वहीं मौके पर रंगे हाथ उसको पकड़ लिया और महिला की रिपोर्ट पर जो आरोपी व्यक्ति हैं इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। सर, ये बेंगलोर से यहाँ पर क्या वाहन कौन सा? ये अपने ट्रेन वगैरह से आया था और उसके बाद में फिर ये महिला को यहाँ से अपने साथ में दबाव बना के शादी करके इसको ले जाना चाहता था। और कितनी उम्र होगी आरोपी की? आरोपी की उम्र करीब 35 साल है। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में संबंधित थाने जो बेंगलोर है वहाँ से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी इसमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उप निरीक्षक स्वराज डाबी, थाना बाणगंगा। इंदौर शहर में बेजुबान पशुओं के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीपुल्स फॉर एनिमल हेल्प संस्था द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष थाने पर लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें इंदौर के वार्ड क्रमांक 41 में श्वान के 2 दिन जन्मे बच्चों को बोरों में भरकर निगम कर्मियों द्वारा फेंकने की शिकायत थाने पर की गई। उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कल 6 बजे के लगभग आलोक नगर में नगर निगम की कचरा गाड़ी आई थी जिसने कि वहाँ पर एक फीमेल थी जिसने बच्चे दिए थे। उसके बच्चे 2 दिन के थे, उनकी आँख भी नहीं खुली थी और उन लोगों ने क्रूरतापूर्वक पहले तो फीमेल को घसीटा और उसको उठा के सीधे कचरा गाड़ी में डाला। उसके बाद उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उन्होंने बोरे में बंद किया और उनको भी कचरा गाड़ी में डाला। इसके बाद रहवासियों ने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँची और हम लोगों ने रहवासियों के साथ मिलकर उनको रेस्क्यू किया। फिर उस फीमेल को हम लोगों ने इलाज के लिए PFL हॉस्पिटल भेजा, वहाँ पर उसका इलाज हुआ। उसके बाद इन लोगों को रोका गया और आज हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर साहब को और कमिश्नर इंदौर को शिकायत की गई है इस संबंध में। साथ ही में अभी आज शाम को कनाडिया PI साहब से भी बात हुई है। पर दिक्कत ये है कि आज उस श्वान की मृत्यु होगी, आज उसका PM हुआ है। कल रिपोर्ट आते ही PI साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में FIR की जाएगी और कल FIR हम लोग करवाएंगे इस मामले में और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्रियांशु, पीपल फॉर एनिमल।